दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी लखनऊ के आलमबाग आशियाना की है। मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, पर यह कहानी 2020 की है। एक बार की बात है जब वो अपनी बुआ के साथ चार बाग के खमन पीरी गई थी। अब ठीक जब वो दरगाह पहुंची और चादर चढ़ाने के बाद वहां से निकली तो ठीक घर आने के बाद वो पूरी रात जागती रही। जब ठीक रात के 2 बज गए तो वो रोती और चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाया। उनको एक तरह से एक आत्मा दिखाई दी, क्योंकि जब सुबह हुई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बोला कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन दूसरी रात खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए गई तो वही आत्मा उसको दोबारा दिखाई दी, जबकि उस वक्त उसकी माँ उसके साथ लेटी थी, लेकिन वो आत्मा उसकी माँ के बगल में लेटी थी। उस दिन भी वो पूरी रात परेशान रही। सुबह होते ही जब उसने ये बात अपने पिताजी को बताई तो पिताजी उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी हालत देख के उसे एडमिट करने को कहा। अब ठीक अस्पताल के अंदर जब 2-3 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, उसका डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। घर आने के बाद 1-2 दिन तो उसको आराम मिला, लेकिन फिर उसके साथ वैसा ही होने लगा। जब बार बार ऐसा होने लगा तो मौलाना जी को बुलाया गया। मौलाना जी जैसे ही घर पर आए तो उन्हें पता चल गया कि कोई बुरी आत्मा घर पर है। इसके तकरीबन 11 दिन तक मौलाना जी ने हर दिन पढ़ाई की। सब कुछ होने के बाद 3 साल तक सब कुछ ठीक था। मौलाना जी ने एक ताबीज़ उसके हाथ पर भी बांध दिया था और तो और उनसे यह भी कहा कि इसको कभी खोलना नहीं। ऐसे ही एक दिन उसकी बुआ ने कहा कि चल तुझे घुमाने ले चलती हूँ। बुआ उसे घुमाने के लिए जयपुर ले गई। साथ के साथ बुआ ने यह भी कहा कि जो हाथ में यह धागा बांधी हो इसको उतार दो। जब उसने मना किया तो बुआ बोली इसको उतारो, जो जाना था वो चला गया, बाद में दोबारा पहन लेना। अब दोस्तों ठीक उसी रात जैसे ही वो अपने घर पर पहुंची तो अचानक वो कभी अपने आप को मारती तो कभी दीवार पर सर पटकती। उस रात चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि मौलाना जी को बुलाना पड़ा। मौलाना जी जैसे ही घर पर आए तो उन्होंने कहा कि लड़की को बुलाओ। मौलाना जी ने लड़की को आगे आने को कहा और बाकी लोगों को पीछे कर दिया। उन्होंने उस लड़की के चारों ओर एक मंत्र से गोला बनाया। लड़की से कहा कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ। इतने में ही आत्मा बोल पड़ी कि मैं इसे लेकर जाऊँगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मौलाना ने पूछा तुझे क्या चाहिए, क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है। उसने कहा ये छत पर खुले बालों पर बैठी थी, उस वक्त मैं पेड़ पर बैठा था, मैंने इसको देखा तो ये मुझे पसंद आ गई। मौलाना जी ने कहा कि तू इसको छोड़ दे और तुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। लेकिन आत्मा नहीं मानी, कहती रही कि मुझे इसे ले जाना है। इसके बाद बाबा नहीं रुके। उन्होंने तुरंत मंत्रित पानी उसके ऊपर डाल दिया, जिसके बाद वो लड़की तड़पने लगी। कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके शरीर छोड़ दूंगा, बस मुझे दारू की बोतल और मुर्गा, साथ में कुछ मीठा भी चाहिए। दोस्तों लड़की के पिताजी ने उसी वक्त ये सारा सामान जैसे ही कमरे में रखा तो अचानक से वो लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद मौलाना जी ने फिर से एक ताबीज़ बनाया और उसके गले में पहना दिया। इस बार उन्होंने सबको कहा कि ध्यान रहे ये ताबीज़ इसके गले से उतरना नहीं चाहिए। दोस्तों इतना हो जाने के बाद आज वो लड़की जॉब कर रही है। वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश है, पर वो कहती है कि वो आत्मा मुझे अभी भी दिखाई देती है, लेकिन परेशान नहीं करती। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। दोस्तों इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये बात 2015 अप्रैल की है, जब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्हें ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से वो मौत से 5 दिन पहले कोमा में चले गए थे। उस टाइम मुझे, मेरी बहन और मौसी सबको रात को किसी के रोने की आवाज़ आती थी, जबकि कोई भी रोता नहीं था। बस यही देखने के लिए मैं और मेरी बहन पूरे हॉस्पिटल में देखने गए, लेकिन रोता हुआ कोई नहीं मिला। पिताजी तकरीबन 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब ठीक पिताजी के हॉस्पिटल में एडमिट होने से हम लोग केवल फ्रेश होने ही जाते थे, बाकी पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहा करते थे। अब ठीक पिताजी की मौत के 1 दिन पहले की बात है। हम लोगों ने माँ को हॉस्पिटल से घर भेज दिया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। अब दोस्तों ठीक जब माँ घर पर सो रही थी तो उसी रात माँ के सपने में पिताजी आए। पिताजी कह रहे थे कि तू मुझे कहाँ छोड़ आई, मुझे घर ले आओ। इतना कहने के बाद पिताजी माँ के सपने से चले गए। उसी वक्त अचानक मेरी माँ की नींद खुल गई। माँ एकदम चौंक चुकी थी, लेकिन उसके बाद खबर आई कि पिताजी की डेथ हो गई है। उनको डिस्चार्ज करवा दिया। अब ठीक जब हम घर पहुंचे तो माँ ने सपने के बारे में बताया, और आपको तो पता ही है, कहते हैं कि इंसान की डेथ के बाद
13 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे और मेरी सिस्टर को हर जगह पिताजी के होने का एहसास होता था। और तो और सबसे बड़ी बात, पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों रोते रोते सो गए थे, लेकिन नींद ठीक से नहीं आ रही थी। घर के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, जिससे हमें सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। माँ, भाई और मौसी तीनों जमीन पर लेट गए। बाकी मैं और मेरी सिस्टर और नानी के बच्चे सबके सब बेड पर लेट गए। जगह कम होने की वजह से मैं और मेरी सिस्टर अपोजिट डायरेक्शन में सो गए। उस वक्त मुझे हल्की हल्की नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पैरों को सहला रहा हो। इसकी थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर कोई प्यार से हाथ फेर रहा हो, लेकिन उसने सोचा कि शायद माँ होगी। पर जब उसने उठकर देखा तो पाया कि सब लोग तो सो रहे हैं। माँ नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। सुबह होती ही ये बात मेरी सिस्टर ने सबको बताई। उसकी बात सुनकर मैंने भी कहा कि मेरे पैरों को भी किसी ने छुआ था। सच कहते हैं, हमारा दिल कहता है कि सच में वो पिताजी ही थे। दोस्तों, इसी तरह कई दिनों तक हम लोगों को यह एहसास होता रहा। इसके 2-3 दिन बाद एक जरूरी कागज था जो कि मिल नहीं रहा था। आप यकीन भी नहीं करेंगे, पिताजी ने मेरे सपने में आके बताया कि यह कागज उनके ऑफिस के लॉकर में रखा है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, जब हम उनके ऑफिस पहुंचे तो वाकई वो कागज लॉकर में ही था। लेकिन सच कहते हैं, 13 दिन के बाद धीरे धीरे सब कम हो गया। पर उनके जाने के बाद हम लोग बहुत डिप्रेशन में रहने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद मेरे सपने में आकर बोला कि बेटा तुम लोग रोया मत करो, मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है। दोस्तों तब से ही हम लोगों ने खुद को संभाला और अब पिताजी बहुत ही कम सपने में आते हैं। बस इतनी ही थी मेरे पिताजी की कहानी। धन्यवाद। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब आप ही देखिए कि एक पिता का दिल जब घर से जुड़ा होता है तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी किसी इंसान के साथ कुछ बीतता है तो मैं अपनी आवाज में उनकी कहानी आप तक लाता हूँ। अब आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये मेरी इस चैनल के लिए तीसरी कहानी है। मेरा नाम दानिश है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाराबंकी में एक देवा में होता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये यूपी का सबसे बड़ा मेला होता है। ये साल में एक बार लगता है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं और मेरे 2 दोस्त मेला जाने का प्लान बना चुके थे और हम लोग चल भी दिए थे। ये मेला सिर्फ रात में ही होता है, जो कि सुबह तक चलता है। हम लोगों के पास 2 बाइक थी। एक बाइक पर 2 लोग और मैं अकेला बाइक चला रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे हम लोग वहां पर पहुंच गए। हम तीनों ने खाया पिया और मेला घूमने लगे। सच कहूं तो समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। इसके बाद अब हम घर निकलने के लिए सोच ही रहे थे कि तभी पिताजी की बात याद आ गई। उन्होंने हमें रात में घर आने को मना किया था कि देर रात घर नहीं आना। उनको मालूम था कि सुनसान रास्ता है और वहां से हमारे घर की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर थी। घर से जब हम निकले थे उन्होंने तभी मना कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि पिताजी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। वैसे भी आजकल कहाँ कुछ होता है। बस यही सोचकर हम लोग तकरीबन 3 बजे वहां से निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में मुझे वॉशरूम लगी। मैंने दोस्त को रुकने को कहा, जो कि मुझसे आगे चल रहा था। वो ठीक मुझसे कुछ दूर आगे जाकर रुक गया। वॉशरूम करने के बाद मैंने फिर से बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। उस वक्त मेरा दोस्त मुझसे काफी आगे निकल चुका था। मैं उसे पकड़ पाता तब तक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरी बाइक भारी हो गई है। मैंने अपनी बाइक की स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरी बाइक उतनी स्पीड से नहीं चल रही है। उसी वक्त मेरी नज़र साइड मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की परछाई मेरे साथ हवा में मेरी बाइक के पीछे उड़ रही है और ठीक उसने एक हाथ मेरी बाइक के पीछे से पकड़ा हुआ है। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। डर के मारे मैं अपने दोस्त को आवाज़ भी नहीं लगा पाया। मैंने डर के मारे जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सच कहता हूँ इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर मैं अपनी बाइक नहीं संभाल पाया और रास्ते में ही गिर गया। गिरने के बाद जब मैं उठा तो वहां पर कोई भी नहीं था। डर के मारे मुझे अपनी चोट का एहसास भी नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अपनी बाइक को उठाया और स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और सीधा अपने दोस्त को ही फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कुछ देर मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से बाइक स्टार्ट हुई और ठीक जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई मैं तुरंत वहां से भागा। मैं कुछ ही दूर चला होऊंगा कि अचानक मुझे फिर से एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरी बाइक के पीछे आकर बैठ गया हो।
सच कहूँ मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखूं। थोड़ी देर में मुझे पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसने मुझसे कहा कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कर, वरना तू मरेगा। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले बाइक चलाता गया। अब ठीक रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा, वहाँ उसने रुकने को कहा। मैंने डरते डरते बाइक रोक दी। उस आवाज़ ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, पर जैसे ही वो बाइक से उतरी वैसे ही मैंने बाइक तुरंत भगा दी। आगे जाकर जब मैंने साइड मिरर में देखा तो पाया कि वो परछाई फिर से उड़ते हुए आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास पहुंचने वाली थी कि तभी अचानक उसने कहा कि आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो अचानक कहीं गायब हो गई। इसके कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन दोनों ने तुरंत ही घर चलने को कहा और हम सब लोग वहां से निकल गए। सच कहता हूँ, घर पहुंचने के बाद मैं एकदम से ही सो गया। अगले दिन जब मैंने पिताजी को यह बात बताई तो वो मुझे कह ही रहे थे कि मैं तुझे पहले ही मना कर रहा था कि रात में मत आना, वो रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ आत्माओं का वास है। रात के समय बहुत लोगों को वो परेशान करती है। इसके बाद पिताजी ने विभूति निकालकर मेरे माथे पर लगा दी। दोस्तों, तब से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी दानिश जी की कहानी। अक्सर इस तरह की कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ। बाकी जैसे जैसे लोग भेजते हैं तो ना सुनाने का मतलब ही नहीं बनता। खैर, ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आसिम अंसारी है और मैं नेपाल धानगढ़ी से हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था। उस वक्त मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था और ठीक हमारा जो स्कूल था वहां जाने के रास्ते पर थोड़ा सा जंगल आता था और हमें स्कूल उसी रास्ते से जाना होता था। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों कैंटीन में आ गए। वहां पर हम दोनों ने अपना नाश्ता किया। कैंटीन से थोड़ी दूर एक मंदिर जैसा था जहां पर लाल पीले कपड़े रखे हुए थे। वहां पर सिंदूर और त्रिशूल भी था। ऐसे ही मस्ती मस्ती में मैंने वहां पर रखा त्रिशूल निकाल दिया और उसको फेंक दिया। और ठीक जब ये सब मैं कर रहा था तो मुझे मेरे दोस्त ने रोका, लेकिन मैंने एक ना सुनी। कहने के लिए माफी चाहूंगा, वैसे तो मैं मुस्लिम हूं, पर मुझे उस वक्त इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं था। खैर, हम सब इसके बाद अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के बाद वो पूरा दिन मेरा ठीक रहा। लेकिन दोस्तों, रात में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सोचता हूं तो आज भी डर लगता है। आपको बता दूं कि मेरे घर के जो कमरे हैं वो 5 कमरे एक लाइन से हैं। लास्ट वाले रूम में मैं और मेरी बहनें सोती थी क्योंकि मैं छोटा था, और लास्ट से पहले वाला रूम हमने अपनी नमाज पढ़ने के लिए रखा था। अब ठीक जब मैं सो रहा था मुझे एक सपना आया कि मैं ठीक उसी मंदिर के पास हूँ और कोई मुझे खींचता हुआ उस मंदिर के पास ले गया। अब ठीक जो त्रिशूल मैंने फेंका था वो त्रिशूल सीधा किसी ने मेरे पेट में मार दिया। अब ठीक मैंने जैसे ही ये सपना देखा तो अचानक मैं नींद से उठा। उठते ही मैं अपने रूम का दरवाजा खोलकर 1 सेकंड में बाहर भाग गया। मैं ठीक जैसे ही रूम से बाहर निकला तो पाया कि सामने मेरा बड़ा भाई सिगरेट पी रहा था। मैं अचानक उसे देखकर डर गया और वो मुझे देखकर डर गया। उसने अचानक मुझे एक जोर के थप्पड़ मारा। तब जाकर मेरी आंखें खोली और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। दोस्तों, अगर मेरा भाई वहां पर नहीं होता तो सच में मैं उस मंदिर के पास चला जाता। इसके दूसरे दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं लगातार 2 दिन तक बीमार रहा। इसके बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई। मेरे भाई ने मुझे पकड़ा और मुझे उस मंदिर के पास लेकर गया। मैंने ठीक जो त्रिशूल फेंका था उस त्रिशूल को वैसे ही वहां पर लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी ये सब ठीक नहीं हुआ। उल्टा मुझे धीरे धीरे एक औरत दिखने लगी। वो औरत मुझे शाम के टाइम ज़्यादा दिखती, अक्सर सफ़ेद कपड़ों में। पर एक बात थी, वो औरत मेरे मॉम डैड के रूम के आगे नहीं जाती थी। वो सिर्फ मुझे घर के सामने जो पेड़ है वहां पर दिखती, या तो मेरे माता पिता के रूम के पास। वो अक्सर मुझे इशारा करके अपने पास बुलाती। उस वक्त मैं छोटा सा था, इसीलिए मैं अपना सर ना कहकर उसे इशारा करता। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रूम हमने जो कि नमाज पढ़ने के लिए बनाया था वो उस रूम से आगे नहीं जा पाती थी। दोस्तों, उस औरत ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि कभी तो वो एकदम नॉर्मल दिखती तो कभी बहुत भयानक। ऐसे ही एक रात वो औरत मेरे सपने में आई और कहने लगी कि अगर तू नहीं आया तो तेरे घर का कोई ना कोई मरेगा। दोस्तों, ये सपना देखने के बाद मैं इतना डर गया कि मैं बीमार पड़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन जब मैं वॉशरूम करने गया तो मेरी वॉशरूम से खून ही खून निकल रहा था। पर इससे भी बुरी बात तो ये थी कि मेरे माता पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ दिन भर उल्टियाँ करती रहती, कभी हंसती तो कभी रोती। दोस्तों, ये सब काफी महीनों तक चला। पिताजी ने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक इन सब चीजों के होने के बाद
वो औरत मुझे दिखना बंद हो गई। पर यहां मैं तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। ऐसे ही एक दिन मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, इसको किसी बाबा को दिखाओ। अब ठीक जब बाबा को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और ठीक वो इनको ले जाएगी और बिना ले जाए नहीं मानेगी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हम सब बहुत डर गए, पर बाबा ने यह भी कहा, इसका एक उपाय तो है, तुम्हें 2 काले मुर्गे, सिंदूर, चूड़ी, लिपस्टिक और बहुत सारा सामान रात के 2 बजे शमशान घाट पर रखना होगा। बाबा ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब सोचने वाली बात थी कि ये सब रखेगा कौन, वो भी रात के 2 बजे। बहुत सोचने के बाद मेरा बड़ा भाई रेडी हुआ। बाबा ने उसको एक ताबीज दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। मेरा भाई रात के ठीक 2 बजे ये सारा सामान वहां रखकर आ गया। अब दोस्तों, कहानी में बदलाव ये हुआ कि मेरा भाई सामान तो रख आया, लेकिन उसकी भी तबीयत खराब हो गई। उसने बताया कि वहां पर पता नहीं कैसी कैसी आवाजें लगातार पीछे से आ रही थी, जैसे कोई मुर्गा खा रहा है और कोई लेडीज उसे बुला रही हो। खैर, उसने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन डर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मेरी माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। बाबा भी घर चले गए, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत वैसी ही हो गई। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना गाना। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा करते करते एक दिन मेरी मॉम की डेथ हो गई। आज मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन मैं आज तक वो बातें भूल नहीं पा रहा हूं। नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या त्रिशूल निकालने की वजह से यह सब हुआ होगा। इस बात का जवाब मैं आप लोगों से मांगता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने आसिम अंसारी जी की कहानी। इनकी कहानी वाकई लाजवाब थी, और तो और इन्होंने इसके आगे का भाग बताने की भी बात करी है, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी तक इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो जनता के सामने शेयर हो। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे सर के चैनल के लिए चौथी कहानी है। मेरा नाम इमरान खान है और ये कहानी भी उसी पुल वाले रास्ते की है जो ठीक मेरे बड़े भाई के साथ घटी थी। मेरे बड़े भाई अक्सर देर रात ही अपनी फैक्ट्री से घर आते थे। उस वक्त हम अपने नए घर पर ही रहते थे। हमारी फैक्ट्री हमारे पुराने घर के पास थी, जो कि ठीक उस पुल के पार थी। बस हम दोनों भाई साथ में ही काम करते थे, क्योंकि वो फैक्ट्री हमारी ही है। पर अक्सर मैं घर थोड़ा जल्दी आ जाता था और ठीक मेरे बड़े भाई काम करने वाले सब लड़कों की छुट्टी करवाकर उन्हें दूसरे दिन का काम समझा के आते थे। उन्हें आने में अक्सर देर हो जाया करती थी। अब ठीक उस रात भी मेरे भाई कुछ आधी रात को ही अपने घर की तरफ आ रहे थे। उस वक्त वो बाइक पर थे। वो जैसे ही उस पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल के ऊपर 4 से 5 औरतें जा रही हैं, और तो और उन सब ने एक ही कलर की साड़ी पहनी है। उन सब ने अपना चेहरा साड़ियों के घूंघट में छुपा रखा था। सबके सब पुल के बीचों बीच चल रही थी। यूं समझिए भाई की गाड़ी के ठीक आगे वो कुछ अजीब सी आवाज में बातें करती जा रही थी। पता नहीं उनकी कैसी आवाजें थी, जैसे कि इंसान अपनी नाक से सुरसुर बोलता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही बोल रही थी। पर जब मेरे बड़े भाई ने गाड़ी उस हनुमान जी के मंदिर की तरफ मोड़ी, तब वो सारी औरतें जो अभी धीरे धीरे बोल रही थी, अब वो जोर जोर से आपस में बातें कर रही थी। उनकी आवाज से साफ पता लग रहा था कि अब शायद वो बहुत गुस्से में है। पर मेरे भाई ने ना तो गाड़ी रोकी और ना ही पीछे मुड़कर उन्हें देखा, क्योंकि वो उस पुल के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें उस रास्ते के बारे में सब कुछ पता था कि जहां अक्सर रातों में ये सब होना, इन चीजों का दिखना कोई आम बात नहीं है। वो तो शुक्र है कि बड़े भाई ठीक ठाक घर वापस आ गए। इसी के साथ मैं आपको 5वीं कहानी भी सुनाना चाहता हूं, जो कि ग्वालियर के माधोगंज और लाला बाजार के पास की है। एक रात की बात है। मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े चाचा के लड़के, जिनका नाम बाटू है, वो ठीक देर रात कहीं से आ रहे थे, शायद किसी रिश्तेदार के घर से। वो दोनों एक ही बाइक पर थे। उस वक्त मेरा भाई बाइक चला रहा था, तो ठीक वो माधोगंज चौराहे से गाड़वे की गोट के चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर एक ऑटो स्टैंड भी है और एक स्कूल भी। अब ठीक जब मेरे भाई की नजर स्कूल के बड़े से गेट की तरफ पड़ी, तो उसने देखा कि वहां की दीवार से लगकर ठीक एक औरत बैठी थी, जो कि दूर से देखने में बस एक परछाई लग रही थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। और ठीक जिस तरफ से बाटू भाई और मेरे बड़े भाई आ रहे थे, वो औरत ठीक उनके सामने की तरफ ही बैठी थी। उसे देखकर भाई ने कहा कि देखो बाटू भाई, सामने कोई बैठा है। वो एकदम हैरानी से पूछने लगे कि इतनी रात को
ये औरत यहाँ अकेले कैसे बैठी है। इस बात पर मेरे भाई ने कहा, वो औरत नहीं है, वो एक हवा है। बाटू भाई ने कहा कि अगर वो भूत या कोई और है तो ये ऑटो वाले भी तो अपने ऑटो में सो रहे हैं, इन्हें इसका डर नहीं है। भाई ने कहा, वो बस वहां बैठी है और कुछ नहीं। इतना कहकर वो चौराहे से अपने घर की तरफ मुड़ गए। आपको बता दूं कि वो औरत या वो जो भी थी, उस वक्त ठीक भाई की बाइक और उस औरत के बीच ज्यादा फासला नहीं था। इसीलिए भाई ने बाटू भाई से कहा कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, अब वो तुम्हें नहीं दिखाई देगी। उनके मना करने के बाद भी बाटू भाई ने पीछे मुड़कर देख ही लिया। बहरहाल वो एकदम हैरान हो गए, क्योंकि सच में पीछे कोई नहीं था। कहने लगे कि अरे तुमने सच कहा था, वो तो वहां से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। इसके ठीक बाद वो दोनों अपने घर आ गए। दोस्तों, यही थी मेरी आज के लिए 2 कहानियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी कहानियों को लाने के लिए मैं महेश सर का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, सुनिए आपने इमरान खान की 2 कहानियां। अब इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है वो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तानिश है और मेरे पास एक किस्सा है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने महेश सर के पास 2 और कहानियां भेजी थी, इसीलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। अब ठीक कहानी पर आता हूं। ये घटना मेरे अंकल जी के साथ घटी थी। दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे अंकल जी खेतों में काम करने जाया करते थे। मैं भी अक्सर उनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन अंकल हमेशा कहते कि रात को तू वहां क्या करेगा, तू घर पर ही रहा कर। ऐसे ही अंकल हर बार मना करते, लेकिन एक दिन मैं जिद पर अड़ गया। तब जाकर अंकल जी मुझे अपने साथ बाइक पर ले गए। अब ठीक हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो अंकल जी ने मुझसे कहा कि बेटा कहीं मत जाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब ठीक अंकल जी अपना काम करने लगे। साथ के साथ काम खत्म होते ही हम वहां से बस जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। अंकल ने सोचा कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। अंकल जी जैसे ही बैठने जा रहे थे कि तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया। अंकल जी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर वो भी उन्हीं के साथ वहीं पर बैठ गया। अंकल जी ने सोचा बच्चा ही तो है, चला जाएगा, लेकिन तभी अचानक वो कुत्ता उन पर झपटने लगा। अंकल ने तुरंत कुछ कंकड़ उठाए और उसकी ओर भागने लगे, लेकिन वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब अंकल जी ने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। अंकल जी समझ गए कि ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और ही है। बस फिर क्या था, उन्होंने वहां पर पड़ी कुछ पत्तियों में आग लगा दी। अब दोस्तों, वो जो कुछ भी था उसने अंकल से कहा कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया। इतना कहकर वो भागते हुए गायब हो गया। अंकल जी ने ऊपर वाले का नाम लिया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चले गए। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि सारी कहानियां बहुत अच्छी हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी लोग कहानियां भेजते हैं मैं उनकी कद्र करता हूं। इसीलिए मैं उनकी कहानियां सुनाने के लिए कभी मना नहीं करता। आप हो तो मैं हूं। जल्द ही मिलूंगा। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय।